हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाई क्वेस्ट एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, वाई क्वेस्ट एकेडमी में हम पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशन को कवर कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने कश्मीर को कवर किया था, कैसे कि कश्मीर का जो है पूरा हिस्ट्री और क्राइसिस और इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस वगैरह, ये सब चीजें जो है हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम जो है शुरुआत करेंगे पंजाब से, पंजाब का ऑटोनॉमी स्टेटस से। तो शुरू करते हैं। देखो, द डेकेड ऑफ 1980s वो आल्सो विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। देखो, 1980s के टाइम टाइम के दौरान जो है पंजाब के अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो है ऐसे इश्यूज उठते हैं, तो उन सब चीजों से थोड़ा ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। द सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट चेंज फर्स्ट विद, देखो पहले तो जो है पंजाब को पार्टीशन के टाइम पे डिवाइड होना पड़ा। उसके बाद जो है इसमें से दो स्टेट्स तो निकलती है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब जो है ना, बहुत ज्यादा उसके अंदर इवेंट्स हो रहे थे, मेजर इश्यूज हो रहे थे। तो जब दोबारा सारी कंट्रीज को रिऑर्गेनाइज किया गया 1950s के दौरान, तो पंजाब के अंदर से दो स्टेट्स को निकाला गया, हरियाणा और पंजाब। और पंजाब को जो है 1966 तक जो है वेट करना पड़ा खुद को एक पंजाब स्पीकिंग स्टेट बनाने के लिए। ठीक है। और जो अकाली दल थे, विच वाज जो अकाली दल 1920 में फॉर्म्ड हुए थे एज अ पॉलिटिकल विंग, जो एक पॉलिटिकल विंग थी सिक्स की, जिन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था, पॉपुलर मूवमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा। पंजाब को पंजाब सूबा बनाने का जो मूवमेंट था वो इन्होंने लीड किया था। और इस टाइम पर जब पंजाब का जो पंजाब सिकिंग स्टेट का जो क्रिएशन होता है, इसमें सिख जो है वो पंजाब स्टेट के अंदर मेजोरिटी के अंदर आते हैं। अब इस सब के पीछे जो है सब पॉलिटिक्स का क्या रोल है, क्या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट रहता है, तो अब हम ये स्टडी करेंगे। देखो, 19 रिऑर्गेनाइजेशन के बाद पंजाब में से हरियाणा हिमाचल प्रदेश को हटाने के बाद जो है अकाली दल जो है पावर में दो बार आता है। दोनों बार वो गठबंधन सरकार में कोalition से आता है। पहली बार वो 1967 के अंदर आता है अकाली दल, और दूसरा 1977 में आता है। ठीक है, दोनों बार जो है ये कोalition गवर्नमेंट थी। क्योंकि और ये सब देख, दो बार गवर्नमेंट में आने के बाद अकाली दल को पता चल गया था ऐसे कि वो जो है, चाहे जो है पंजाब की जो है बाउंड्रीज को रिड्रॉ कर दिया गया, पर जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है स्टेट के अंदर वो बड़ी थोड़ी खराब सी चल रही है। तो अकाली दल को जो ये बात पता चल गई थी। इसके पीछे से तीन रीजन दिए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट है ना, वो अकाली दल को जो है आधे में ही, सेंटर जो है उसे मिडवे के अंदर ही डिसमिस कर देती थी, उनके टर्म को मिडवे में ही खत्म कर देती थी। दूसरा जो है, जो सिख कम्युनिटी थी ना, वो भी एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, तो उसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस था लोगों के अंदर। उनको कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर जो है लोगों के अंदर थोड़ा भेदभाव लोगों में था। और दूसरा जो है कांग्रेस के पार्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट था हिंदुओं का और दलित्स का, जो कि अकाली दल के पास नहीं था। इस वजह से दोनों बार जो है उसमें आई है कोalition में। और इनको जो है अकाली दल को हिंदूज जो थे, था उनको, उनका काफी अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया था अकाली दल को। इसी वजह से जो है ये दोनों बार जो गवर्नमेंट पावर में जब भी आई है, ये कोalition के साथ ही आई है। देखो, 1970s में जो है ना, एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं और उस रिजोल्यूशन के अंदर ये डिमांड करते हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। पंजाब के लिए ये लोग जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन 1970s के अंदर। ठीक है, ये रिजोल्यूशन के अंदर, ये रिजोल्यूशन होता है आनंदपुर साहिब के अंदर, रिजोल्यूशन पास होता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो आनंदपुर साहिब में रखी जाती है 1973 के दौरान। ठीक है। और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन असर्टेड रीजनल, और यहाँ पर जो ये रिजोल्यूशन था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, इसके अंदर जो बातें होती है वो होती है, एक तो रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर, दूसरा जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिडिफाइनेशन, उसकी रिडेफिनेशन के लिए बात होती है पूरे देश की। और सिख कॉम्स की, जो सिख कम्युनिटी थी, उसकी जो एस्पिरेशन है, उन सब चीजों को लेकर बात होती है। और एक जो है एम निकल के आता है, पूरे जो रिजोल्यूशन का जो एक एम निकल के आता है वो होता है बोलबाला डोमिनेंस। यहाँ पर ये लोग चाहते थे डोमिनेंस और हेजेमनी टू अटेन डोमिनेंस ऑफ सिख, कि अब पंजाब के अंदर सिर्फ सिखों का बोलबाला होएगा। द रेजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेटिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। एक रेजोल्यूशन, एक प्ली थी कि जो फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखो, तीन जो है मेन जो पॉइंट आते हैं इनके रेजोल्यूशन में, एक तो ऑटोनॉमी की, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप को रिडेफिनेशन की मांग होती है। दूसरा, सिखों को उसके एस्पिरेशंस मिलते हैं, और एक गोल निकल के आता है बोलबाला का, डोमिनेंस का। ठीक है, एंड द रेजोल्यूशन को, बट ये जो रेजोल्यूशन था ना, इसको काफी लिमिटेड सपोर्ट मिला सिख मासेस से। सिखों को ने इसे काफी लिमिटेड जो है इसको देखा, लिमिटेड अपील में जो है इसको देखा। और कुछ सालों बाद
1980 के दौरान जो है अकाली दल को जो दोबारा से जो है सेंटर जो है उसको डिसमिस कर देती है और एक अकाली दल उसके बाद एक मूवमेंट लॉन्च करता है जिसके अंदर वो क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट से कि जो ये पंजाब का पानी दूसरी स्टेट या हरियाणा राजस्थान जैसे स्टेट के साथ जो वो शेयर हो रहा है उसका पीछे का जो है ये डाटा मांगते हैं और एक जो रिलीजियस लीडर था सिखों का रिलीजियस लीडर का जो एक सेक्शन था ना वो क्वेश्चन उठाते हैं जो सिख की आइडेंटिटीज है ऑटोनॉमस आइडेंटिटीज है उन सब चीजों को लेकर जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को देखकर अब मोमेंट शुरू हो चुके हैं तो इसको एक वॉयलेंस टर्न मिलता है, ठीक है? धीरे-धीरे जो है ये जो लीडरशिप का था, ये जो मोमेंट थे, जहाँ क्वेश्चन्स हो रहे थे वो मॉडरेट से मॉडरेट अकाली से जो हट के वो एक्सट्रीमिस्ट के पास चले जाता है। जब एक्सट्रीमिस्ट के पास जाएगा नॉर्मल सी बात है वॉयलेंस बढ़ेगी और यहाँ पर जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी होती है, लोग जो है हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और जो मिलिटेंट्स है अब और फिर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनको मिलिटेंट्स बोला गया। मिलिटेंट्स जो है वो अपना जो अड्डा है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो बनाते हैं होली श्राइन गोल्डन टेम्पल के अंदर। गोल्डन टेम्पल के अंदर वो जो है अपना अ, हेडक्वार्टर बनाते हैं अमृतसर के अंदर और धीरे-धीरे जो है ना उसको वो एक आर्म्ड फोर्ट्रेस में बदल देते हैं, मतलब हथियारों का अड्डा बना देते हैं। अब 1984 के अंदर जून के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये सब चीजें देखते हुए गवर्नमेंट इंडिया ने एक ऑपरेशन लेके आया जिस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने कोड वर्ड रखा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये था, ये कोड वर्ड था कि यहाँ पर इस कोड के हिसाब से जो आर्मी जो है ना अब गोल्डन टेम्पल के अंदर एक्शन लेगी और जब ये एक्शन होता है, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है तो गवर्नमेंट जो है माना कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुली जो है मिलिटेंट्स को हटा देती है बट इट इज यहाँ पर जो है हिस्टोरिक जो हमारा गोल्डन टेम्पल है वो एक हिस्टोरिक टेम्पल है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और जो सिख कम्युनिटी है वो उनके सेंटिमेंट्स जो है बहुत डीपली तरीके से हर्ट होते हैं, ठीक है? और एक लार्ज जो पॉपुलेशन था सिख्स का जो चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो अब्रॉड हो, ये सब जो है ना उस अटैक को देखते हैं कि वो अटैक जो है सिर्फ मिलिटेंट्स के ऊपर था बट वो जहाँ ऊपर जो इतना भी नुकसान हुआ है, सेंटिमेंट जो हर्ट होते हैं उन सब चीज़ों को देखा जाता है कि ये जो एक अटैक था ना ये लोगों के फेथ के ऊपर था, उनके धर्म के ऊपर था, उनके विश्वास के ऊपर था एंड यहाँ पर जो है ना मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को जो है थोड़ा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है लोगों का, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था इवेंट और इसके बाद बट इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रेजिक थी चीज़ होती है पंजाब को लेकर प्रॉब्लम्स और बढ़ती है क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 में जो है इंदिरा गांधी जी की जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984 आउटसाइड हर रेसिडेंस बाय बॉडीगार्ड। उन्हें उनके घर के बाहर उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू जो है उनका असैसिनेशन होता है और दोनों के दोनों जो बॉडीगार्ड्स थे उनके जो उन्होंने असैसिनेशन किया था वो सिख कम्युनिटी से थे, तो ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का। अब जो है पूरी कंट्री जहाँ जहाँ पूरी कंट्री पूरी शॉक में थी, वहीं पर दिल्ली और जो नॉर्थर्न पार्ट थे हमारे देश के, वहाँ पर वॉयलेंस निकलती है, वहाँ पर जो है वॉयलेंस ब्रेकआउट होता है सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट एंड जो है एक एंटी सिख मूवमेंट शुरू होता है लोगों के बीच के अंदर और यहाँ पर एंटी सिख मूवमेंट शुरू होता है दिल्ली के अंदर अकेले दिल्ली के अंदर 2000 से ज्यादा सिखों की जो है मृत्यु हो जाती है, उन्हें मारा मारा जाता है एंड इतना जो है और भी एरिया जो जो है इस वायलेंस से काफी इफेक्ट होता है, खासकर जो है कानपुर बखारो और चेस जैसे एरिया जो है बहुत ज्यादा जो है इस वायलेंस से इफेक्टेड होता है। यहाँ पर जो है सिखों को जो है बहुत ज्यादा संख्या में मारा जाने लगा और बहुत सारी जो सिख फैमिली थी जिन्होंने अपने मेल्स मेंबर को खोया था, अब वो लोग जो है इमोशनली और फाइनेंशियली सफर कर रहे थे। यहाँ पर व्हाट हर्ट द सिख मोस्ट वाज द गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टर्म इन रिस्टोरिंग नॉर्मलसी। उसके बाद जो है सिखों को एक बात और हर्ट होती है कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी पंजाब के अंदर नॉर्मलसी को लेकर आने के लिए, जिससे क्या है वॉयलेंस जो है ना बहुत ज्यादा फैल रही थी और जो वॉयलेंस एंटी सिख वॉयलेंस में जो प्रिपेटर्स थे जिन लोगों ने लोगों की सिखों को मारा था उन लोगों को उन इस वॉयलेंस के अंदर उनको जो है इतनी इफेक्टिवली पनिश नहीं किया गया, जो पनिशमेंट वो डिजर्व करते थे उन्हें नहीं मिल पाया और इन उसके बाद करीब कम से कम 20 साल बाद पार्लियामेंट में तो 2005 के अंदर मनमोहन सिंह आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और वो जो है अपनी शोक जो है अपना रिग्रेट और दुख जो है इन जो एंटी सिख वायलेंस को लेकर जो था उस पर जो है वो अपनी शोक पेश करते और माफी मांगते पूरे नेशन से फॉर एंटी सिख वायलेंस। ठीक है, जो एंटी सिख वायलेंस देखा जाए ना तो एक रिपोर्ट के अगेंस्ट जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने दी थी उसमें इसी प्रूफ भी थे कि जो है ये जो वायलेंस है ये काफी प्लान्ड था। इसमें लोगों को डर नहीं था पुलिस से क्योंकि उन लोगों के पास अश्योरेंस थी कि उन्हें जो है इतना कुछ इफेक्ट नहीं होएगा इन सब चीजों से। तो ये जो है पूरा का पूरा जो एंटी सिख वायलेंस जो था ना ये भी प्री प्लान्ड था देखा जाए तो।
एंड उसके बाद कैसे जो है पंजाब के अंदर पीस लेके आया जाता है, कैसे जो है शांति की जो है लाने की कोशिश की जाती है। देखो 1984 में इलेक्शन होते हैं एंड राजीव गांधी पीएम बनते हैं। राजीव गांधी जो है एक मॉडरेट अकाली दल से उनकी जो है बातचीत शुरू होती है। जुलाई 1985 के अंदर वो एग्रीमेंट लेके आते हैं, जिसके अंदर वो एग्रीमेंट जो साइन करते हैं वो हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं अकाली दल के उस टाइम पे। द एग्रीमेंट जो है राजीव गांधी एग्रीमेंट या फिर लोंगोवाल अकॉर्ड्स और द पंजाब अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक स्टेप था कि पंजाब में अब नॉर्मलसी लाने की जरूरत है, तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कुछ बातें जो इस एग्रीमेंट में थी। एक तो पहली जो है चंडीगढ़ को जो है दोबारा से पंजाब के अंदर मिला दिया जाता है। एक दूसरा सेपरेट कमीशन बनाया जाता है जहाँ पर जो है ये जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे पंजाब को लेकर उसको रिजोल्व किया जाता है। और दूसरा जो एक ट्रिब्यूनल सेट किया जाता है जहाँ पर डिसाइड होता है कि जो वाटर शेयरिंग है रवि और बेस का, उसको पंजाब हरियाणा और एज में कैसे कैसे शेयर किया जाएगा, इस सब का जो है डिटेल डिस्क्रिप्ट किया होता है। और एक एग्रीमेंट के अंदर ये भी आता है जो जो फैमिली जो एंटी सिख वायलेंस के अंदर एंटी सिख मूवमेंट के अंदर जो फैमिली जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड हुई है, उन लोगों को एक कंपेंसेशन दिया जाएगा और एक बेटर ट्रीटमेंट जो है उन लोगों को मिलेगा। साथ साथ जो है पंजाब से मिलिटेंसी को जो पंजाब के अंदर आर्मी फोर्स है उसको जो है उसको विड्रॉल करा जाएगा। ये सब चीजें जो है इस सारे इस एग्रीमेंट के अंदर होती है। उसके बाद बट देखो जितना हमें लगता है ना कि शांति लाना जितना डीपली इफेक्टेड जो वो एरिया था वहां पर शांति लाना नॉर्मल सी लाना इतनी आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी इन सब एग्रीमेंट के बाद भी पंजाब के अंदर वायलेंस साइकिल की जो वायलेंस है वो कम से कम 2 दशकों तक चालू रहती है। ठीक है, एंड मिलिटेंसी एनकाउंटर और उसके साथ जो मिलिटेंसी है और इंसर्जेंसी के वायलेंस है वो भी बढ़ जाती है, मिलिटेंट्स की वायलेंस भी बढ़ जाती है। वो बाय द पुल जो पुलिस जो है इसका भी फायदा पुलिस की तरफ से भी जो है मिलिटेंट्स काउंटर्स जो होता है वो काफी वायलेंट हो जाता है, जिससे जो है ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट किया जाता है। और ये इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है अकाली दल जो है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके साथ-साथ जो है गवर्नमेंट को अब स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है और सारे नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। देखो जहाँ एक तो वहाँ पर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को रिस्टोर करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं हो रहा था हमारे जो क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत सस्पिशियस था, बहुत ज़्यादा वायलेंस थी वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें दोबारा से रिस्टोर करने में टाइम लगने वाला था। और ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर थोड़ा जो है स्टॉप लगाया गया कि अभी जो है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस पे रोक लगा दी गई, प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई कर दिया गया। अब उसके बाद जो पंजाब में वो जो इलेक्शन होते हैं ना वो 1992 के अंदर होता है, सिर्फ 24% लोग जो है वोट देने जाते हैं, सिर्फ पूरे पंजाब में से 24% वोट गिरते हैं। देखो, अब मिलिटेंसी जो था ना उसको धीरे-धीरे जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उखेड़ना शुरू कर दिया था। बट जो पंजाब के लोगों का दुःख था, सिख लोगों का, हिंदूज़ का जो दुःख था वो भी ज़्यादा बड़ा था। तो धीरे-धीरे पंजाब के अंदर जो है पीस जो है सुख शांति सी आने लग जाती है 1980s के दौरान। अब पंजाब के अंदर थोड़ी-थोड़ी तरह जो है धीरे-धीरे जो है शांति होने लग जाते हैं। लोग जो है अपने नॉर्मल शेड्यूल्स पे जाने शुरू हो जाते हैं और जो अकाली दल था बादल और बीजेपी की सरकार का जो है गठबंधन होता है और जो 1977 के इलेक्शन में एक मेजर मेजोरिटी से जो है वो लोग पंजाब के अंदर जीतते हैं। एक नॉर्मल जो पहला नॉर्मल इलेक्शन होता है पंजाब के अंदर पोस्ट मिलिट्रिस्ट इरा के बाद। उसके बाद क्वेश्चंस द स्टेट इज वंस अगेन प्रीऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन। अब दोबारा से स्टेट के अंदर जहां हम लोग हिंसा की बात कर रहे थे, वायलेंस हो रहा था, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इन सब चीजों को छोड़कर अब जो हम दोबारा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस की बातें कर रहे थे हमारी स्टेट के अंदर पंजाब के अंदर। एंड दो बाकी जो है रिलीजियस जो आइडेंटिटी थी वो जो है पंजाब के अंदर वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के साथ, बट वो जो पॉलिटिक्स है ना अब वो रिलीजियस से हटकर धीरे धीरे जो है सेक्युलर लाइन पे शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। तो पंजाब में इस तरह से शांति आती है। थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है लोगों को सफ़र करना पड़ता है, इंदिरा गांधी जी की जो हत्या होती है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं पंजाब को लेकर। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ऑटोनॉमी स्टेटस का जो मैटर था उसको कैसे जो है सॉल्व करा गया। देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट रिलीजन एस्पिरेशन रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट इन 1980s। नॉर्थ ईस्ट में जो है जो रीजनल एस्पिरेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी 1980s के दौरान पर। द रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट। अब ये जो रीजन था ना इन्हें 8 स्टेटों में बांट दिया गया। एक तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब इस रीजन में 8 स्टेट थी। अब के टाइम पर
जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय जैसे जो है यहाँ 8 स्टेट थी। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था ना उसको पहले 7 स्टेट रीजन बोला जाता था, और जो सिक्किम है ना उस लिस्ट के अंदर इन 7 बहनों का एक भाई के रूप में जो है उसको देखा जाता है, ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स। देखो, इस जो ये रीजन था ना इसकी बस 4 पूरे देश की इसके अंदर 4% पॉपुलेशन रहती है। बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया, बट जो इतना वो एरिया शेयर करते हैं ना वो वहां पर ये चीजें दुगनी है। अ स्मॉल कॉरिडोर अबाउट 22 किलोमीटर कनेक्ट द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक छोटा सा कॉरिडोर, एक छोटा सा रोड जो था, हाईवे जो था, जो 22 किलोमीटर का है, वो जो है इस एरिया को, नॉर्थ ईस्ट को जो वो इंडिया से जोड़ के रखता है। और जो है बाकी जो है ये बॉर्डर्स भी शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ, जैसे चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ जो है नॉर्थ ईस्ट हमारा बॉर्डर शेयर करता है। द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज इन 1947। 1947 के टाइम के बाद जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट। देखो जो त्रिपुरा, मणिपुर और जो खासी हिल्स जैसे स्टेट थे मेघालय के, वो पहले ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट से में थे। उसको बाद में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस में मर्ज कर दिया गया, एक आजाद इंडिया के अंदर जो है इनको मर्ज कर दिया गया। द एंटायर रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज अंडरगोन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। पूरा का पूरा जो एरिया था नॉर्थ ईस्ट का, वो पूरा का पूरा जो है उसको हमें दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। नागालैंड जो है वो क्रिएट होती है 1963 के अंदर, नागालैंड क्रिएट होती है। मणिपुर, त्रिपुरा और जो मेघालय वो 1972 में क्रिएट होती है। एमटीएम जो है 1972 में क्रिएट होती है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो है उनको स्टेट मिल अपना जो है एक सेपरेट स्टेट मिलती है 1987 के अंदर। ठीक है। देखो, पार्टीशन जब होता है ना 1947 में, तो जो ये नॉर्थ ईस्ट है ना इसको एक बिल्कुल लॉक्ड रीजन बना दिया जाता है। इसकी जो है उस टाइम पे जो है जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। एक लॉक्ड रीजन बना दिया जाता है और इकोनॉमी इफेक्ट कर रही होती है, उसके साथ जो है ये इसका जो कनेक्शन था इंडिया के साथ वो कट हो जाता है एकदम से। और जो है इस एरिया को, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में इतना ज्यादा कि जो गवर्नमेंट है ना वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, तो उसे एक ना इसके डेवलपमेंट को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना वो भी इंसुलेटेड रही। एक टाइम आया, एक सेम टाइम पे जो है यहाँ पर स्टेट के अंदर काफी सारे जो है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में चेंज आया था, जो है बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो जो है इसके अंदर शिफ्ट हो रहा था नेबरिंग स्टेट और कंट्रीज से, जो तो यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ हो रहा था 1947 के दौरान। जो है इस नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा इश्यूज जो है वो उठ रहे थे। अब देखो इस स्टेट के साथ इतना कुछ हुआ, इसे आइसोलेटेड किया गया, इसका जो सोशल करेक्टर था, बैकवर्डनेस थी, उन चीजों को देखते हुए ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर से काफी सारी डिमांड्स उठने लगी। ठीक है। द वेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वीक कम्युनिकेशन। एक तो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर जितना बड़ा इस नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ लगता है, और जो हमारा कम्युनिकेशन जितना हमारा वीक था नॉर्थ ईस्ट के साथ, इससे जो है बहुत ज्यादा जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। हमारा जो पॉलिटिक्स नेचर है ना वहाँ पर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और तो फिर डिमांड उठती है, जो 3 इश्यूज थे डोमिनेंट जो पॉलिटिक्स कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो 3 मेन इश्यूज थे वो थे, एक तो ऑटोनॉमी, और दूसरा सक्सेशन मूवमेंट, दूसरा एक तो अपोजिशन ऑफ टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर्स जो इन स्टेट्स में आके बस रहे थे उनका जो अपोजिशन हो रहा था, वो उनके जो लोग खिलाफ थे, ये सब चीजें जो है होती है। देखो, मेजर इनिशिएटिव ऑन दिस फर्स्ट इशू, पहले इशू जो था ना ऑटोनॉमी का 1980s में शुरू होता, धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस होने लग जाता, तो ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जो है इन स्टेट के अंदर ऑटोनॉमिक डिमांड कैसे उठती है, देखो, इंडिपेंडेंस आफ्टर एट इंडिपेंडेंस द एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंपाइज द स्टेट ऑफ आसाम। पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक आसाम, जो मणिपुर त्रिपुरा को हटाकर बाकी जो जितने भी एरियाज है ना वो सब आसाम के अंदर आते थे, तो डिमांड उठी जो है ऑटोनॉमीज में उठी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की जो है डिमांड उठनी शुरू हो जाती है। ये डिमांड जो है उन लोगों की उनके लोगों की होती है जो नॉन आसामीज होते हैं, और उनको अब ऐसा लगता है कि जो आसामीज गवर्नमेंट है ना वो उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है, थोप रही है। अब देखो आसाम के अंदर बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग कम्युनिटी रहती थी, तो इस वजह से जो है डिमांड उठी। उसके बाद एक अपोजिशन था, देयर वाज अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स थ्रू द स्टेट। इसी वजह से जो पूरी स्टेट के अंदर जो है अपोजिट चीजों को अपोज किया गया, दंगे शुरू हुए पूरे स्टेट्स के अंदर। जो लीडर थे मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज, अब वो चाहते थे कि अब उन्हें जो है ना अब आसाम से हम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दे फॉर्म, तो इसी वजह से जो ना ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन को फॉर्म किया गया, जो बाद में बदल जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस के अंदर 1996 के अंदर। ठीक है। द डिमांड अ ट्राइबल स्टेट टू बी क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम। वो लोग डिमांड करते हैं कि एक ट्राइबल स्टेट को जो है आसाम से क्रेव्ड आउट करो, आसाम से हमारी स्टेट जो है अलग करो। इसी वजह से
इस डिमांड के बाद एक नहीं बल्कि 7 7 स्टेट सेवरल स्टेट जो है असम से क्रेड आउट की जाती है। बहुत सारी स्टेट्स को जो है असम से जो है निकाला जाता है, अलग किया जाता है, उन्हें बाँटा जाता है। जैसे कि हो गया मेघालय हो गया, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब चीज़ों को जो है असम से अलग करा जाता है और त्रिपुरा, मणिपुर को जो है एक प्रॉपर स्टेट्स का जो है उनको स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, अब जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो है रिकॉग्नाइजेशन जो है 1972 में कंप्लीट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनकी ऑटोनॉमी डिमांड थी इस रीजन को लेकर वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आसाम के अंदर कुछ ज्यादा कम्युनिटीज थी जैसे कि बोडोस, कर्बीज और दमदास जैसी जो कम्युनिटी थी ना वो सेपरेट स्टेट्स चाहती थी। उनका मानना ये था कि वो लोग जो है ना उन्होंने काफी वर्क किया, इस पे काफी काम करा इस ऑटोनॉमी को लेकर कि उन लोगों ने लोगों के अंदर जो है मोबिलाइज किया, लोगों का पब्लिक ओपिनियन लिया, पॉपुलर मूवमेंट शुरू करे और उनके साथ साथ जो है थोड़ा इंसर्जेंसी के साथ बहुत जल्दी-जल्दी ये सब काम हो रहे थे। अपॉन ऑफन द सेम एरियाज़ वर क्लेम्ड बाय मोर देन वन कंट्री। और क्या होता है जो एक एरिया है ना उसे एक से ज्यादा कंट्री जो कम्युनिटीज है ना वो क्लेम करनी शुरू कर देती है। इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड येट स्मॉलर स्टेट। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि अब एक स्टेट को छोटा 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 करके बनाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रोविजन लेके आए गए, फेडरल सेटअप लाया गया कि अब कोशिश की गई कि प्रोविजन के थ्रू जो है इन लोगों की जो ऑटोनॉमी की डिमांड है ना उसको जो है सेटिस्फाई कर दिया जाए। ठीक है, वाइल जबकि उनको आसाम में रख कर ही उन लोगों की जो ऑटोनॉमी की डिमांड है उनको जो है सैटिस्फाई किया जाए। तो क्या करा जाता है, जो करबीस और दमदास जैसी कम्युनिटीज होती है ना उनको जो ऑटोनॉमी मिलती है अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और जो बडबोस जैसी कम्युनिटीज होती है उनको ऑटोनॉमी मिलती है काउंसिल्स के थ्रू, ऑटोनॉमस काउंसिल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो है सक्सेनिस्ट मूवमेंट आता है जहां पर डिमांड की जाती है सेपरेट स्टेट की नहीं, सेपरेट नेशन की। देखो, ऑटोनॉमी की अगर जो डिमांड होती है ना वो गवर्नमेंट के लिए इजीली जो है उसको काफी इजीली गवर्नमेंट जो है ना उसको जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन लेना, अकोमोडेशन बनाना, डाइवर्सिटीज का हिसाब देगा ना उस हिसाब से जो है चीजों को बांट दिया जाए। बट अगर वही कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो डिमांड करते हैं डिफरेंट नेशन की। ठीक है, एक सेपरेट नेशन की डिमांड करते हैं और ये गुस्से में नहीं होता, ये एक बहुत लंबा एक बहुत टाइम से चल रहा होता है, बहुत लंबे दौर से ये चल रहा होता है। द कंट्री लीडरशिप फेस दिस प्रॉब्लम। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 स्टेट ऐसी थी जो इस प्रॉब्लम्स को जो है बहुत लंबे टाइम से फेस कर रही थी कि उन्होंने डिमांड कर ली थी सेपरेट नेशन की। कंपैरिजंस ऑफ दीज टू केसेस ऑफर अस अ लेसन टू डेमोक्रेटिक। और जो ये कैसे हम इसको ओवरकम करते हैं ये सब चीजें हम इससे हमें क्या लेसन पड़ता है, बहुत ज्यादा लेसन सीखने को मिलता है। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, जो मिजो हिल्स जो एरिया होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनोमस होता है। ठीक है, जो मिजो हिल्स का एरिया होता है वो ऑटोनोमस होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आसाम के ही अंदर होता है, इसको इसको अलग करा नहीं जाता। ठीक है, कुछ मिजोस का मानना ये था कि देवर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कुछ जो मिजोस थे, मिजो हिल्स के जो वासी थे, उनका मानना ये था कि वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट कभी थे ही नहीं, तो इसी वजह से जो है वो इंडियन यूनियन में बिलोंग ही नहीं करते हैं। बट उसके बाद जो है इसको देखते हुए एक सेसेशन मूवमेंट लेके आते हैं और सेसेशन मूवमेंट इतना पॉपुलर हो जाता है कि उनको असम गवर्न जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, जब एक बाढ़ की सिचुएशन आती है, फेमाइन सिचुएशन आती है 1959 में मिजो हिल्स के अंदर, और असम गवर्नमेंट जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करने में, उस सिचुएशन को जो है संभालने में फेल हो जाते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा जो है उभरना शुरू हो जाता है और एक नई लीग की शुरुआत होती है, एक फॉर्मेशन होता है मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ की फॉर्मेशन होती है, जिसके जो लीडर होते हैं वो लाल देंगा होते हैं। लाल देंगा जो है ये सर है, ये जो है फाउंडर होते हैं मिजो नेशनल के, जो काफी रिबेलियस होते हैं 1959 में, जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर थोड़ा फेल हो जाते हैं रिस्पॉन्ड देने में, तो एक स्ट्रगल शुरू होता है काफी गवर्नमेंट और इनके बीच में। उसके बाद जो है इसका साथ इनके साथ राजीव गांधी जी का वो होता है एग्रीमेंट, और उनके बाद इनको मिजोरम का जो है सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, 1966 के अंदर जो एमएनएफ था ना, उन्होंने एक आर्म्ड कैंपेन शुरू किया इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आजादी के लिए उन लोगों ने एक आर्म्ड कैंपेन शुरू किया जो कम से कम 2 डेकेड्स तक, 20 सालों तक जो है वो चला, इंडियन आर्मी और मिजो इंसर्जेंट्स की वजह से। और इसमें फिर पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाई और पाकिस्तान ने जो है इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है एमएनएम के गौरीला वॉर को सपोर्ट करता है और जो इनको शेल्टर देता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर इंडिया गवर्नमेंट ने ये सब चीजें देखते हुए जो है इन चीजों को काफी रिप्रेसिव मेजर के थ्रू जो है इन लोगों को करा, जिसका कुछ
इसके जो है थोड़ा जो आम जनता थी, कॉमन लोग थे, इन मेजर के जो है विक्टिम बन जाते हैं। जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के जो मेजर होते हैं, इन सीरीज़ को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए थोड़ा कॉमन पीपल्स को भी विक्टिम बनना पड़ कॉमन पीपल्स भी जो है इसके विक्टिम बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक इतना हद तक हो जाता है कि हम लोगों को एयर फोर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। एंड ये जो मेजर जो गवर्नमेंट ने लिया था, इंडियन फोर्स ने लिया था, इससे जो लोगों के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एंड फिर 2 डेकेड्स के बाद जो आखिरकार ये एसएजेंसी खत्म होती है और हर कोई इसमें हार जाता, कोई नहीं जीत पाता इसके अंदर, एवरीवन वाज़ अ लूज़र। दिस इज़ वेयर अ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एट बोथ एंड में। इसको देखते हुए बाद में एक मैच्योर तरीके से जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप बनाए जाते हैं दोनों एंड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। ठीक है? लादेंगा कम बैक फ्रॉम एक्साइल इन पाकिस्तान, जो लालदेंगा थे वो पाकिस्तान से जो वापस इंडिया में अंदर अंदर आते हैं, इंडिया में आते हैं एंड स्टार्टेड अ नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, और जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो अपने नेगोशिएशन शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। राजीव गांधी भी जो है इसको देखते हुए एक पॉजिटिव कंक्लूजन में जो है इन बातचीत को शुरू किया जाता है। 1986 के अंदर एक पीस एग्रीमेंट लेके आया जाता है। पीस एग्रीमेंट जो साइन होता है राजीव गांधी और लाल देगा के बीच में। एज पर दिस अकॉर्ड मिजोरम वाज, इसके बाद जो है मिजोरम को जो है एक फुल फ्लैट जो है स्टेटहुड का स्टेटस मिलता है, जहां उन्हें स्पेशल पावर मिलती है। और जो एमएनएफ है वो एग्री करता है टू गिव अ सेशनिस्ट स्ट्रगल, वो अपना जो इनका जो सेपरेट स्टेट का स्ट्रगल था, सेक्शनिस्ट स्ट्रगल था, उसको एमएनएफ खत्म करता है और लाल देंगा जो है उनको सीएम बना दिया जाता है मिजोरम का। दिस अकॉर्ड प्रूव अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम। ये जो अकॉर्ड था, ये जो एग्रीमेंट था ना, ये एक मिजोरम की हिस्ट्री के लिए जो एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है? ये न्यूज़पेपर में जो है इनकी न्यूज़ेज़ आई हुई है। ये एग्रीमेंट है। एंड टुडे मिजोरम इज वन ऑफ द पीसफुल प्लेस। मिजोरम जो है आप देखें तो काफी पीसफुल है, यहाँ पर लिटरेचर डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। द स्टोरी ऑफ नागालैंड भी नागालैंड की स्टोरी भी काफी सिमिलर है, एक्सपेक्ट दैट इट स्टार्टेड मच अर्लियर एंड हैड नॉट येट सच अ हैप्पी एंडिंग। बस नागालैंड में ये फर्क है कि ये मिजोरम से पहले शुरू हुआ था और अभी तक खत्म नहीं हो पाया इसका स्ट्रगल, क्योंकि ये जो स्ट्रगल था इसको मिजोरम नागालैंड के अंदर अगमानी जपू फिजो लीड कर रहे थे। एंड अ सेक्शन ऑफ नागास डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1959, और 1959 के अंदर ही जो नागास के कुछ सेक्शन था ना, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को जो बोल दिया था कि भैया अब नागालैंड जो है ना वो डिफरेंट जो है नेशन है। फिज़ो ने जो थे ना काफ़ी सारे जो नेगोशिएशन के ऑफर जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, उनको जो है मना करा, उनको ठुकरा दिया। द नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च्ड एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरेनिटी ऑफ नागा, और जो नागा नेशनल काउंसिल थी उन्होंने एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करा नागा की सॉवरेनिटीज़ को बचाने के लिए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वायलेंट सर्जन्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ द नागास, फिर एक बहुत बड़े पीरियड के बाद, बहुत टाइम के बाद, जब इंसर्जेंसी का सेक्शन के बाद जो है नागा जो है नागालैंड जो नागाज़ थे, उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आखिरकार। एंड बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रेबल्स, द प्रॉब्लम इन नागालैंड अवेट। पर जो ये एग्रीमेंट होता है वो उस लोगों को जो है सब लोग नहीं मानते, तो प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व नहीं हो पाती। अब जो माइग्रेंट्स थे, जो जो दूसरी कंट्रीज से आकर आसाम नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में बस रहे थे, उनके खिलाफ जो मूवमेंट्स थे उनको देखेंगे हम। द लार्ज स्केल्स ऑफ माइग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट गिव राइज टू अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट pitted the local communities against the people who were seen as outside or migrants। देखो, इतना बड़ी मात्रा में जो है, इतने बड़े स्केल्स के ऊपर जो है माइग्रेशन हो रहा था नॉर्थ ईस्ट जैसी स्टेट्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोकल्स को। तो वो जो है आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स को जो है थोड़ा अपने इनको एज अ प्रॉब्लम की तरीके से देखना शुरू होगा। दीज लेट कमर्स आइदर फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड आर सीन एज enclosures or on scarce resources like land potentials, competitors to employment opportunities and political powers। और जो ये माइग्रेंट्स थे, लेट कमर्स थे, चाहे वो इंडिया के हो या चाहे वो अब्रॉड से आए हो, जो लोग थे ना उसको एक एनक्रोचर्स के थ्रू देखने लग गए, जो कि जो इनकी जो स्केयर रिसोर्सेज पर के कब्जा कर रहे थे, जैसे कि लैंड हो गया, पोटेंशियल कंपटीशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज हो गई, और जो पॉलिटिकल पावर है, इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर लोगों को काफी जो है प्रॉब्लम्स होने लग गई थी अपोजिशन से और माइग्रेंट्स लोगों से। तो ये इश्यूज जो है धीरे धीरे इस इश्यूज ने पॉलिटिकल टर्न लिया, और यह समटाइम्स इतना वायलेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो ये हम आज भी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मिजोरम और असम के अंदर जो है हम आज भी देखेंगे कैसे जो है माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो है लोगों का जो थोड़ा है। तो इसलिए वजह से जो आसाम मूवमेंट शुरू होता है 1975 1979 से लेकर 1985 में जो आसाम मूवमेंट आता है, जो ये काफी बड़ा एग्जांपल है जो मूवमेंट्स लेकर आता है, मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर। द आसाम इज सस्पेक्टेड दैट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर फ्रॉम बांग्लादेश। और जो आसाम के लोग थे, आसामीज था, उनका मानना ये था, उनको
उनको डाउट था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इल्लीगल बंगाली मुस्लिम जो रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश से भागकर जो वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दे फेल्ट दैट अनलेस द फॉरेन नेशनल्स वर डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड, दे वुड रिड्यूस द इंडिजिनस असमीज इनटू माइनॉरिटीज। और फिर उन्होंने डिमांड रखी, जब तक जितने भी ये माइग्रेंट्स है, फॉरेन नेशनल्स है, जो दूसरे कंट्री से आकर जो है असम में रह रहे हैं, जब तक ये इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जाता, इन्हें ढूंढ नहीं लिया जाता और इन्हें वापस की कंट्री में भेज नहीं दिया जाता, जब तक जो आसामीज इंडिजियस थी, जो आसामीज लोग हैं, उनको माइनॉरिटीज में रखा जाएगा। देयर वर अदर इकोनॉमिक इश्यूज, तो उसके साथ जो है लोग इकोनॉमिक इश्यूज भी फेस कर रहे थे। एंड देयर वाज अ वाइड, काफी सारी पॉवर्टी हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था आसाम के लिए। इन सब चीज़ों को लेकर जो माना कि उनके पास नेचुरल रिसोर्स थे, चाय, टी और कोल जैसे, उसके बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना आसाम कर रहा था। इट वाज़ फेल्ट लाइक दे वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट द कमेंसुरेट बेनिफिट्स टू द पीपल। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो उनके रिसोर्सेज है ना, उनको उनके स्टेट से लिया जा रहा है, और उनका जो बेनिफिट्स है ना, वो उनके लोगों को मिल भी नहीं रहा है। 1979, द ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, 1979 के अंदर जो ऑल आसाम यूनियन है ना, AASU, a student group not affiliated to any party, led an anti foreign movement। जो एक ये स्टूडेंट ग्रुप है, जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इनको एफिलिएशन नहीं मिला हुआ, ये एक मूवमेंट लेके आता है जो एंटी फॉरेन मूवमेंट होता है, फॉरनर मूवमेंट होता है। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स। ये जो मूवमेंट था ना, ये माइग्रेशंस के अगेंस्ट था, जो बंगालीज की डोमिनेशन थी उसके अगेंस्ट था, जो आउटसाइडर थे उनके अगेंस्ट था, एंड अगेंस्ट द फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर, और जो फेक वोटर्स का रजिस्टर था, जहां पर इंक्लूड द नेम ऑफ लैक ऑफ, जहां पर काफी सारे जो इमिग्रेंट्स का नाम है वो रजिस्टर्ड था, उसके अगेंस्ट द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर हु हैड एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951 शुड बी सेंट बैक। इसका मानना ये था कि जो भी आउटसाइडर 1951 के बाद आसाम में स्टेट के अंदर आया, नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आया, उन्हें वापस भेज दिया जाए। और ये इतना, इसके अंदर इतना एग्रेशन था, लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि काफी सारे मेनी नॉवेल्स, मेथड्स एंड मोबिलाइज ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ आसाम ऑफ पीपल्स ड्राइंग सपोर्ट एंड अक्रॉस द स्टेट। ये इतना था कि आसाम के अंदर नॉवेल्स के थ्रू, काफी सारी चीजों के थ्रू जो है लोगों को सपोर्ट मिला इन लोगों को, एंड इट वाज आल्सो इन्वॉल्व मैनी ट्रेजिक, और काफी ज्यादा ट्रेजिक और वॉलेंटिक इंसिडेंट इस मोमेंट्स के थ्रू होते हैं, जिससे प्रॉपर्टी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ लॉस होता है। द मूवमेंट आल्सो टर्न्ड अ ब्लॉकेड द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड द सप्लाई ऑफ ऑयल आसाम टू रिफाइनरीज इन बिहार। और इस वजह से जो है ना, ये मूवमेंट इतना हो जाता है कि ट्रेन्स का जो है उनको ट्रेन्स को रोकना पड़ता है, और जो आसाम से जो ऑयल्स की बिहार में जा रही थी, उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद 3 साल 6 साल बाद तक ये सब चीज़ें चलता है, फिर राजीव गांधी जो है अपनी गवर्नमेंट लेके आते हैं, और जो है एएसयू के लीडर के साथ जो है नेगोशिएशन करते हैं, और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं 1985 के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, दोस फॉरेन हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग और आफ्टर द बांग्लादेश वॉर सिंस वर टू बी आइडेंटिफाइड और रिपोर्टेड। सबसे पहले बात तो इस एग्रीमेंट में ये होता है, जो जितने भी माइग्रेटर है, जो बांग्लादेश से आए हैं या बांग्लादेश के वॉर के बाद जो इंडिया के अंदर घुसे हैं, उन्हें ढूंढा जाएगा और उन्हें वापस जो है बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा। आप विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट, द एसएसयू एंड द असोम गणा संग्राम परिषद ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड असोम गंगा परिषद। और ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ ना, कि जो एएसयू के जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, और आसाम गंगा संग्राम परिषद जो था ना, उन्होंने ना मिलकर एक पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिसको नाम दिया आसाम गंगा गाना परिषद। एजीपी असोम गाना परिषद जो है एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, वो जो पावर में आते हैं 1985 में, विद द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉर्मल फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज अ बिल्डिंग ऑफ अ गोल्डन असम। ये पार्टी 1985 का इलेक्शन जीतती है, और ये प्रॉमिस के साथ जो है ये पावर में आती है कि जो है फॉरेन की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा, और आसाम को दोबारा से गोल्डन आसाम बना दिया जाएगा। Assam Accords brought peace and changed the face of politics in Assam। ये जो आसाम का एग्रीमेंट जो हुआ था यहाँ पर, इससे जो है आसाम के अंदर शांति आती है, और आसाम के जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर दिया जाता है। बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन। बट जो है इमिग्रेशन की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं हो, उसका जो है सोल्यूशन नहीं निकल पाया। एंड द इशू ऑफ आउटसाइडर, और ये जो आउटसाइडर का इश्यूज है ना, ये आसाम में अभी तक जो है चल रहा है, ठीक है। एंड मैनी एंड मैनी अदर
प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट, आसाम और काफी सारी नॉर्थ ईस्ट जैसी नॉर्थ ईस्ट में जो है ये इमिग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलर एक्यूट एज एग्जांपल इन त्रिपुरा एज द ओरिजिनल inhabitants हैव बीन रिड्यूस्ड टू बीइंग अ माइनॉरिटी इन देयर ओन लैंड। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा में जो त्रिपुरा के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, लोग हैं, वो खुद को माइनॉरिटी में वो इतना घट गया है, वो खुद की लैंड के अंदर, कि जो इमिग्रेंट्स है मेजोरिटी में इतने ज्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा होता है इन सब चीजों को लेकर, ये बहुत ज्यादा वो है। द सेम फीलिंग इन्फॉर्म द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू चकमा रिफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और यही सेम फीलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों के अंदर है, जो पॉपुलेशन चकमा रिफ्यूजीज को लेकर है। तो होता क्या है कि इनमें जो माइग्रेशन है, माइग्रेट लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वही माइनॉरिटीज़ में चली जाती है। ठीक है? तो उनको जो है, उनको लगता है कि उनके रिसोर्सेज़ पर जो है अधिकार कम होता है, उनकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, न एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ है, उन सब पर जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़िया है नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, ये थोड़ा है। सिक्किम मर्जन सिक्किम मर्जर और जो बाकी चीज़ें, जो छोटे-मोटे 3-4 टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।